जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी मेंस 2020 चल रही है और उसका जो जीएस पेपर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी पर नजर डालने वाले हैं। 2017, 18, 19, 20 किस तरीके से क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है उस पर हम नजर डालेंगे। उसी के साथ साथ जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से पूछे गए हैं इस पर भी नजर डालेंगे, जिससे कि हम उस हिसाब से हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बना सकते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का 101% आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मयूर मोगरे आपको सर्च करना है और फॉलो करना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम मयूर मोगरे आपको सर्च करना है और उस पर फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो ट्रेंड रहे हैं 2017, 18, 19, 20 के, तो उसे मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स रहे हैं, मतलब कुछ कंट्रोवर्सी उस साल में रही है जिसका परिणाम हमें क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में देखने को मिला है। तो जैसे कुछ कंट्रोवर्सी रही थी, उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स जो है उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसी के साथ साथ जो पार्लियामेंट है उसकी कमिटीज है उसके फंक्शंस के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो इन कैटेगरीज में मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जब हम कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं तो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड 2018 में अगर हम क्वेश्चन देखें तो देखिए 2017 में कुछ कंट्रोवर्सी रही होगी जो 2018 में उसका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। सेम 2018 में कुछ कंट्रोवर्सी रही होगी, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 2019-20 में कुछ कंट्रोवर्सी रही होगी, 2020 में उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम 18 की बात करते हैं तो उसमें जो कंट्रोवर्सी है ईवीएम से रिलेटेड काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही थी, है ना। तो इसलिए इस पर क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिला। फिर हम बात करते हैं 2019 में, तो सेपरेशन ऑफ पावर, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर है ना, ये कंटिन्यूसली न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो 2020 में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता चलता है क्वेश्चन जो है वो किस रूप में आपको पूछे जाते हैं। आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव भी नजर आएंगे। जैसे कि ये वाला हो गया सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। तो सेपरेशन ऑफ पावर पे इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसी के साथ साथ जो कमीशन है, कमीशन फॉर विमेन, तो उस बारे में भी क्वेश्चन जो है वो इस साल भी पूछा गया और 2017 में भी पूछा गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हुए भी मेरे नजर आ रहे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता, लेकिन वो जो टॉपिक है वो रिपीट हो रहा है ना। तो 2018 में देखते हैं तो ये वाला टॉपिक कंट्रोवर्सी में था, 19 में सेपरेशन ऑफ पावर। 2020 में अगर हम देखते हैं तो काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, इसमें जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, रिसेंट अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, तो वो डाइल्यूट करता है इंफॉर्मेशन कमीशन को। तो ये काफी कंट्रोवर्सी में था, काफी अपोजिशन जो है उससे अपोज उसको मिल रहा था। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेपरेशन ऑफ पावर। अगेन उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब बेसिक क्रक्स तो वही रहता है ना, क्रक्स तो वही रहता है, सिर्फ यहाँ पर जो चीजें हैं वो थोड़ी चेंज हुई है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर चेंज किया गया है, लेकिन जो मेन क्रक्स है वो तो यहाँ पर सेम ही है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, 2017 की जब हम बात करते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन फेस एट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर। यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर आप 2020 देखोगे तो अगेन यहाँ पर जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उन पर क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, है ना। अगेन यहाँ पर 2020 में उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आप आंसर लिखोगे, थोड़ी बहुत माइन्यूट सी चीजें इधर उधर करके आप पूरा आंसर जो यहाँ पर छाप सकते थे। समझ रहे हो आप? मतलब एक ढांचा अगर आपने क्रिएट कर लिया, जैसे मेंस आंसर राइटिंग का जो कोर्स है उसमें जो मैं आपको बताता हूँ एमएम एकेडमी पर, मेंस आंसर राइटिंग का जो कोर्स में ले रहा हूँ, उसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक ढांचा हमें बना लेना है, फिर उस ढांचे में हम जो डेटा है वो फिक्स करके जो कंप्लीट आंसर है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हो। 2018 की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसके बारे में पूछा गया। 19 में हम देखते हैं तो अटॉर्नी जनरल के बारे में बोला गया है। यहाँ पर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है ना। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इस साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्टली हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उसका ट्रेंड देखने को मिलता है।
उसी के साथ साथ यहाँ पर पार्लियामेंट और उसकी कमिटीज जो उसके फंक्शंस अगर हम देखते हैं 2017 में अगर हम देखते हैं तो उसमें भी हमें देखने को मिला है ना, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उस पर क्वेश्चन देखने को मिला है। 18 में अगर हम देखते हैं तो कमिटीज के काम पर देखने को मिला है। 19 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप जो इंडिविजुअल पार्लियामेंट्रियन है उसके रोल पर देखने को मिला है। और 2020 में भी अगर हम देखते हैं राज्यसभा के रोल पर क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ पर हम ट्रेंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा हैज ट्रांसफॉर्म ये यूजलेस स्टेपनी टायर, ठीक है, यूजलेस, उससे एक अच्छा खासा रोल यहाँ पर हमें 5 डिकेड में देखने को मिला है। देखिए क्यों पूछा गया होगा, क्योंकि वेंकैया नायडू जो है उन्होंने यहाँ पर जो राज्यसभा है उसके फंक्शंस में जो एक बढ़ोतरी है वो गिनाए थे, उसके वजह से न्यूज में आया था, उसकी वजह से हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्ट्स के बारे में। तो इस बार तो एक्ट्स का बम्बार था, मतलब 2020 में तो एक्ट्स की पूरी बरसात ही उन्होंने डाल दी थी, है ना, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे एक्ट जो है वो न्यूज में आ गए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2017 में पूछा गया है सीधा जीएसटी उसके बारे में। फिर 19 में अगर हम देखते हैं तो उस पर भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में क्वेश्चन आया है। इस साल भी अगर हम देखते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उस पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के बारे में बोला गया है। यहाँ पर आपको देखिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट, ठीक है, डिसीज मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड फार्म एक्ट, तो 3 एक्ट्स के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। और तीनों एक्ट्स को अगर आपने प्रॉपर तरीके से न्यूज़पेपर एनालिसिस मेरा फॉलो किया है तो तीनों एक्ट्स को हमने डिटेल में बारकाई से गहराई से देखा हुआ है। एनालिसिस हम करने वाले हर एक क्वेश्चन का, यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब ट्रेंड्स के साथ हम यहाँ पर अब एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर नजर डालते हैं। आपको आश्चर्य हो जाएगा देखकर कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले MM एकेडमी ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है। और इंडियन पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, इसका प्रूफ जो है वो आपको अभी देखने को मिलेगा। तो इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ एथिक्स जो है वो कंप्लीटली अवेलेबल है। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेस, इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का आने वाला है, तो बहुत सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलने वाले हैं जिसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। और आंसर राइटिंग का जो कोर्स है वो भी यहाँ पर आया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो, जहाँ पर बेसिक से लेकर सारे चीजों को, सारे पहलुओं को पर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसे जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप। MM एकेडमी ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन है फीडअप करोगे, आप फिर प्रोफाइल में जाकर वहां पर जो डेमो लेक्चर्स है, कुछ स्टार्टिंग के 2 डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो। इतने कम से कम प्राइजेस में आपको और कहीं पर भी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा जो आपको एक्चुअल में एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। तो इसलिए देरी मत कीजिए, फटाफट डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, There is a need for simplification of procedure for disqualification of a person found guilty of the corrupt practices under the Representation of People Act. कमेंट, यहाँ पर क्या बोला गया है, कमेंट करने को बोला गया है। अब याद कीजिए मेरा मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स, उसमें जो मैंने आपको बेसिक वाले टर्मिनोलॉजी समझाई है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें याद कीजिए एनालिटिकल, इसमें हमने देखा था कमेंट ये वर्ड आता है, इसमें आपको आपका ओपिनियन जो है वो देना पड़ता है ना। तो इसको कैसे आपको अप्रोच करना है वो उस सीरीज में मैंने दिया हुआ है, यूट्यूब पर फ्री में भी आपके लिए अवेलेबल है, जो बेसिक वाले लेक्चर्स है वो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक किस में आता है, तो ये अगर हम देखते हैं GS2 का टॉपिक जो है सैलिएंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, है ना, इस पर आपको एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पर जो प्रोसीजर है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन जो गिल्टी फाउंड किया गया है करप्ट प्रैक्टिसेस पर, तो उसके रिगार्डिंग सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, ये आपको बोला गया है। तो अब यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस आपको पता रहना चाहिए, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर अभी एक्चुअल में हमारे पास क्या चल रहा है वो आपको पता रहना चाहिए। अगर गिल्टी फाउंड किया जाता है तो क्या होता है, फिर उसको हम पता चलेगा भैया सिंप्लीफाई करके क्या बेनिफिट होंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपको अप्रोच किस तरीके से रखना है, आपको अप्रोच रखना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उसका वास्ता यहाँ पर दे देना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें कंडक्ट करवाने, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का ये रोल है। एकदम डिटेल में नहीं घुसना कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में पूछा ही नहीं गया है ना। यहाँ पर आपको सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वास्ता देना है डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए, ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस जो है उसको यहाँ पर लाइन में लगा सकते हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस होने की वजह से यहाँ पर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उस पर दाग लग सकता है, हमारी डेमोक्रेसी कोलैप्स हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस में अगर गिल्टी फाउंड किया गया है उसके डिस्क्वालिफिकेशन की जरूरत है।
अभी हमारे पास ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि रिसेंट एग्जांपल्स देखिए, इसके तहत काफी कंट्रोवर्सी जो है वो कंटिन्यूअसली हो रही है। हो गया आपका आंसर, बन गया आपका आंसर। तो इसमें प्रेजेंट प्रोसीजर, उसमें प्रॉब्लम्स क्या चल रही है ये आपको बताना है। इंसिडेंसेस जो है करप्ट प्रैक्टिसेस के वो इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी कोलैप्स हो रही है, वो आपको यहाँ पर वास्ते रखने हैं। फिर आपको ओपिनियन के साथ कंक्लूड करना है। हेंस प्रूव्ड, आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ठीक है, जो यहाँ पर पूछा गया था। अब सवाल ये आता है कि क्वेश्चन पूछा कहां से गया था। देखिए, आपने अगर प्रॉपर 1 साल तक न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो किया है, अब यहां पर आपको पता चलेगा भाई साहब कि न्यूज़पेपर एनालिसिस जो आप मजाक में लेते हो ना, जो आप सोचते हो कि यार क्या है, अलग अलग जो बड़े बड़े चैनल्स है वो तो एक एक न्यूज जो है वो ग्लैमरस अवतार में हमें बता देते हैं, ग्लैमरस थंबनेल होता है कि ये देखो यहाँ पर ये हुआ, ये देखो यहाँ पर ये किया गया। कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आपको ये पता चलेगा कि जितना एनर्जी उसमें वेस्ट की है, उससे ज्यादा अगर हम न्यूज़पेपर एनालिसिस पर फोकस करते थे तो हमें कितने सारे सवालों के जवाब आते थे, आप देखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस 11 मई 2019 की न्यूज जो है, यहाँ पर एक एडिटोरियल आया था, जो एडिटोरियल था नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फाइलिंग ऑफ फॉल्सिटीज इन द इलेक्शन एफिडेविट्स कांट बी ट्रीटेड इक्वली। यहाँ पर आप देख सकते हो, लैक ऑफ लीगल क्लैरिटी हैज लेड टू मल्टीपल कैंडिडेट्स गेटिंग अवे फ्रॉम फाइलिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इन देयर इलेक्शन एफिडेविट्स। हाई टाइम एससी क्लैरिफाइज दैट फिलिंग false affidavit constitutes undue influence which is a corrupt practice। समझ रहे हो आप? सीधा अगर अब ये आर्टिकल पढ़ते थे, आर्टिकल समझते थे, क्योंकि मैं कितने साल से न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ, है ना, पिछला 1 साल तो मुझे हो ही गया है। उसमें से अगर आप देखोगे, आपको प्रूफ भी मैं दूंगा कि कितने सारे क्वेश्चंस उसी में से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता चलती है वो ये है कि एडिटोरियल जो है, जो न्यूज में चलता है उस पर एडिटोरियल आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उस पर एडिटोरियल आता है, और एडिटोरियल पर हमें जो एनालिटिकल क्वेश्चंस है वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर मैं डेट वाइज आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप भी क्रॉस चेक कर सको, आप भी यहाँ पर पढ़ सको, लेकिन पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी जो हो गया है वो हो गया है, आगे की चीजों पर फोकस कीजिए, कैसे हमें हमारी स्ट्रेटेजी को बनाना है वो फोकस कीजिए। और इसी के बाद जो मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस है, जो 1 हफ्ते से नहीं आ रहा था, अब उसकी भी स्ट्रेटेजी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस आने वाला है, नए अवतार में आने वाला है। और ये एनालिसिस के बाद आपको मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैं अपने न्यूज़पेपर में क्या क्या आपके लिए लाने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि रिसेंट अमेंडमेंट्स टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विल हैव profound impact on the autonomy and independence of the information commission। डिस्कस, यहां पर आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। क्या बोला गया है, रिसेंट अमेंडमेंट्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो लाए गए हैं, ये काफी इंपैक्ट डालते हैं ऑन दी ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके इंडिपेंडेंस पर, ऑटोनॉमी पर इंपैक्ट डालते हैं, आपको डिस्कस करना है। अब देखिए, यहां पर आपको गहराई में नहीं जाना है सारी चीजों के। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में आप डिटेल में अगर लिखते जा रहे हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या है, उसके ये फीचर्स है, उसमें हमें ये देखने को मिलता है, ये जो है पब्लिक अथॉरिटी में आता है, अभी रिसेंटली जो हमारा सीजीआई का ऑफिस है भी हमारे इसमें लाया गया था। ये सारी फालतू की बातें आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको बेसिक फोकस किस पर करना है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके जो रिसेंट अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसके इंडिपेंडेंस के बारे में, ऑटोनॉमी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। फिर ये जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं वो कैसे इंपैक्ट डाल रहे हैं ऑटोनॉमी पर और इंडिपेंडेंस पर, वो आप यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हो। अब अगर आपने एमएम एकेडमी के पॉलिटिकल लेक्चर्स फॉलो किए हैं, उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा होगा। उसमें रिसेंट अमेंडमेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो एमएम एकेडमी ऐप पर लेक्चर्स लेते हैं, उसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी मैं लाता हूँ, है ना। तो इसी साल देखिए, मतलब रिसेंट अमेंडमेंट जो लाए गए हैं उसके बारे में आपको देखने को भी मिलेगा कंटेम्प्रेरी इशू। उसी का स्क्रीनशॉट है जो एमएम एकेडमी ऐप पर पॉलिटिकल लेक्चर्स है, उसमें आप देखिए, उसमें रिसेंट जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उसमें मैंने डिस्कशन जो है वो किया है, और इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इस पर इम्पैक्ट जो है वो डलता है। तो बेसिकली आप देखो कि अगर क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको फोकस किस पर करना है, फोकस करना है आपको ये सारी चीजों पर, रिसेंट अमेंडमेंट्स पर। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की आलोचना नहीं करनी है। जैसे क्या होता है, यहाँ पर आरटीआई के बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, रिसेंट अमेंडमेंट्स के बारे में आपको लिखना है, फिर यहाँ पर ड्रॉबैक्स आपको लिखना है कि किस तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है। यहाँ पर आपको ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने कि गवर्नमेंट बिक गई है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, ना, ऐसी आलोचनाएं आपको नहीं करनी है। अब कुछ एस्पिरेंट्स के मन में आएगा कि क्वेश्चन की आलोचना कर रहा है तो फिर हम क्यों नहीं, है ना, तोड़ा कुत्ता टॉमी सड्डा कुत्ता कुत्ता,
तो ऐसा नहीं होता है, भले ही क्वेश्चन आलोचना कर रहा हो, लेकिन हमें यहाँ पर हमारा जो स्टांस है वो क्वेश्चन ओरिएंटेड रखना पड़ता है। यहाँ पर हम गवर्नमेंट को आलोचना नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली क्या अपॉर्चुनिटीज होती है हमें ये दिखाना है। तो ये टॉपिक अगर आप देखोगे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, ये वाले टॉपिक पर आता है। GS2 का अगर आप सिलेबस देखोगे उसमें ये टॉपिक आपको जो है वो नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब ये सवाल आया कहाँ से, तो देखिए न्यूज़पेपर एनालिसिस आप देख लीजिए। ठीक है, न्यूज़पेपर एनालिसिस आप देखिए अक्टूबर 2019 के आसपास का मैंने जो लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जानबूझ के स्क्रीनशॉट भी लिया है उस लेक्चर का जो मैंने लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि व्हाट चेंजेस इन द RTI एक्ट मीन्स, यहाँ पर मैंने लिखा भी है GS पेपर 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बोला भी है, आप खुद सुन लीजिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसमें कुछ यहाँ पर चेंजेस लाने की बात की गई है। तो सरकार यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है, उसी के साथ साथ अपोजिशन जो है वो किस तरीके से काउंटर कर रहे हैं, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट जो है हम अच्छी तरीके से देखेंगे। कौन कौन से चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है वो हम देखेंगे, कौन से सेक्शन में चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है वो भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अगर हम GS पेपर 2 देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने यहाँ पर फोकस करके बोला था न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि देखो बाबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ यहाँ पर चीपिंग अवे RTI, ये वाला भी आर्टिकल, दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेते हो तो आपको पूरा आंसर जो है वो मिल जाता है। इंडियन एक्सप्रेस का है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का है यहाँ पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कमेंट भी लाया है। कमेंट मैंने इसलिए लाया है इनका क्योंकि मैं आपको जब भी न्यूज़पेपर एनालिसिस लेता हूँ उसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू रखने को कहता हूँ कि आपका क्या मत है इस पर। तो मैंने ये जब मैंने आर्टिकल लिया था, ये जब मैंने आर्टिकल कवर किया था उस टाइम पर मैंने आपको मत रखने के लिए कहा था। उसमें से बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे आप तारीफ नहीं चाहिए आप लोगों की, ठीक है, कि न्यूज़पेपर क्या है क्या नहीं है, इस तरह की तारीफें नहीं चाहिए। मेरा मोटिव है आपको एग्जाम क्लियर करवाना। यहाँ पर मैं ग्लैमरस फील्ड में नहीं हूँ कि मतलब मुझे फॉलोइंग चाहिए, मेरी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, ये मैं ग्लैमरस फील्ड में नहीं हूँ। यहाँ पर मुझे बेसिकली चाहिए कि आपके एग्जाम क्लियर हो। उसके लिए आपको आपके जो इनपुट्स है वो देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा था, जब मैंने कहा RTI के बारे में, इन्होंने क्या लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अग्री नहीं करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर कैन नॉट क्लैरिफाई इट्स व्यू, उनके व्यूज क्लैरिफाई नहीं किए हैं। रीजन जो है अमेंडमेंट के पीछे का ये काफी पुअर है। यहाँ पर पास्ट ऑफ RTI यहाँ पर गुड रहा है। उसी के साथ अपोजिशन जो है करेक्टली यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ RTI को थ्रेट है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ RTI बोलने के बजाय जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसको थ्रेट है। देयर इज नो नीड RTI ऑफिसर बिकेम डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर बेसिकली RTI इन्होंने गलत कहा, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है ये डिपेंडेंट रहे सेंट्रल गवर्नमेंट पर, है ना। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिला। अब मुझे आप बताइए कि इन्होंने तब अपना इनपुट दिया, ठीक है, तब अपना इनपुट दिया, उसके बाद इन्होंने रिविजन किया होगा और इनके इनपुट में ज्यादा भार पड़ा होगा। फिर उसके बाद जब इनको लिखना पड़ा होगा, जब अगर इन्होंने ये जो है ये एग्जाम अटेम्प्ट की है और ये जब क्वेश्चन आया होगा उनको ये अपने आप याद आया होगा, क्योंकि उस टाइम पर ही जब ये लेक्चर चल रहा था उस टाइम पर अपने इनपुट्स उन्होंने दिए थे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी मैं आपको कमेंट में बोलता हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, तो आप बताया कीजिए, आप ही को फायदा होगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये कोई हवे में बात नहीं हो रही है, रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो है ये RTI एक्ट वाला ये सीधा न्यूज़पेपर में कवर किया हुआ है, आपको मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ ये चीज। मेरी आवाज तो पहचानते हो ना आप, है ना, प्रूफ के साथ आपको ये चीज बता रहा हूं मैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो अप्रोच है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार डू वी थिंक कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया। यहाँ पर आपको कुछ रिसेंट एग्जांपल देने और आपके आंसर को वैलिडेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फेडरेशन के बारे में बोला गया है, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपने रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी जो कॉन्ट्रोवर्सीज है वो सुनी होगी, स्टेट्स के बीच में, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, है ना। इसलिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है यूपीएससी में जो क्वेश्चन है वो अपने झगड़े पर है क्या, तो ऑन लाइटर नोट। ठीक है, इस तरीके से चीजें हमें देखने को मिल रही है। फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा इंडियन पॉलिटी का लेक्चर है वो आपने देखा होगा, तो आपको इसका जवाब आ ही गया होगा। बेसिकली आपको अप्रोच किस तरीके से करना है। टॉपिक किस में आता है, टॉपिक आता है इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, GS पेपर 2 का, उसमें आता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे अप्रोच किस तरीके से करना है, फेडरलिज्म आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा शॉर्ट में, फेडरलिज्म क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन। मतलब यहाँ पर जो कोऑपरेशन है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, कॉम्पिटिशन भी हमें देखने को मिल रही है, कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिल रहा है। इसने फेडरेशन ऑफ इंडिया का नेचर कैसे स्विच किया है वो आपको एग्जांपल्स के साथ बताना है।
तो यहाँ पर आप देखोगे कोऑपरेशन का आप एग्जांपल जो है वो कौन से कोड कर सकते थे, कोऑपरेटिव मतलब जीएसटी काउंसिल हो गया, है ना, ये कोऑपरेशन के साथ हो रहा है, जीएसटी काउंसिल सब कोऑपरेशन के साथ कर रही है। कंपटीशन के बारे में अगर आप देखोगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो पर्टिकुलर स्टेट्स की आ रही है, जिससे क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है स्टेट्स के बीच में कि यार वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बढ़ रहा है। ओवरऑल इंडिया का तो अलग है, स्टेट्स की भी हम दे रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव में आता है। फिर कन्फ्रंटेशन अगर हम देखते हैं, सीबीआई को परमिशन देना, है ना, बहुत सारे जो राज्य है जैसे कि वेस्ट बंगाल बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने जो सीबीआई है उनको केस देने की जो ये होती है, इन्वेस्टिगेट करने की वो पावर छीन ली है, जनरल कंसेंट जो होता है वो छीन लिया है। तो ये हमें कन्फ्रंटेशन में देखने को मिलता है ना। तो इस तरीके से आप इसका जवाब लिख सकते हो। अगर आप देखो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, एनके सिंह, फेडरलिज्म डिजायरेबल फॉर इंडिया, कॉन्करेंटली 7th शेड्यूल एंड आर्टिकल 282 रिक्वायर होलिस्टिक रिव्यू। तो यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता था अगर आपने सही से न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है मेरा वो फॉलो किया होगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये जो सवाल है देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन आता है जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके सीम्स टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग इन द रिसेंट टाइम्स। अब ये देखिए, ये मुझे काफी टफ क्वेश्चन लगा और ये अननेसेसरी क्वेश्चन लगा। बेसिकली अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मुझे अननेसेसरी क्वेश्चन लगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये काफी डीप में आपको लेकर जाता है, यूके की जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें डिटेल में लेकर जाता है, ठीक है। बेसिकली टॉपिक अगर आप देखोगे, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विद द अदर कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विद द अदर कंट्रीज बोलते हैं। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि मतलब समझ लीजिए 80 to 90% जो एस्पिरेंट्स होंगे उनका ये वाला जो बेसिकली एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी या फिर न्यूज़ जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उनका इस रुख पर जो है वो अंदाजा गया होगा कि हम वहाँ की जो पॉलिटिकल मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर नजर डालें वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्योंकि डीप नॉलेज इस क्वेश्चन के लिए चाहिए था। यहाँ पर अगर आप देखोगे जुडिशियल सिस्टम जो है इंडिया में और यूके में कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग रही है, ठीक है, रिसेंट टाइम्स में। मतलब किस तरीके से दोनों साथ में आके काम कर रहे हैं, साथ में आके मतलब दोनों साथ में नहीं, सेम तरीके से काम कर रहे हैं, और डाइवर्जिंग भी, मतलब इंडिया का जुडिशियल सिस्टम अलग, यूके का जुडिशियल सिस्टम अलग। अब हमें पता है कि यहाँ पर यूके में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट सुप्रीम है ना। लेकिन रिसेंट अगर हम कुछ देखते हैं, रिसेंट अगर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो उसमें जो यूके का टॉप कोर्ट है उसने यहाँ पर जो पार्लियामेंट का सस्पेंशन हुआ था उसे अनलॉफुल घोषित किया था। तो मतलब पार्लियामेंट सुपेरियर है, लेकिन फिर भी सुप्रीम जो कोर्ट है, वहां का जो सुपेरियर कोर्ट है, उसने यहाँ पर उसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया। तो ये हमें हमारे कन्वर्जेंस में देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर भी पार्लियामेंट कुछ अनलॉफुल करती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीधा उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। तो ये कन्वर्जेंस हो सकता है। डाइवर्जेंट भी हमें बहुत सारे देखने को मिले एग्जांपल, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दो नेशन के बीच में। तो यहाँ पर आपको बेसिक जो फंक्शन किस तरीके से करते हैं जुडिशरी यूके की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहना जरूरी था, और ये हमने हमारे पूरे एनालिसिस में कभी इस बारे में डिस्कशन नहीं किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ना पड़ता है क्या, यूट्यूब चैनल वाले तो ग्लैमरस थंबनेल बनाकर डाल देते हैं और हम उसी पर स्ट्रक डाउन हो जाते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो जुडिशियल सिस्टम इन यूके एंड इंडिया, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। रिसेंट एग्जांपल जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के रहे हैं, कन्वर्जेंस का मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया, जुडिशियल रिव्यू एंड ऑल, वहां पर जुडिशियल रिव्यू किस तरीके से काम करता है, हमारे यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू किस तरीके से काम करता है ना, उस पर डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल सकता है। तो ये डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल हो जाता है। फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपके आंसर को यहाँ पर कंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पूरा जो आपका आंसर है वो लिख सकते हो। ये यहाँ पर हमें बेसिकली न्यूज़ जो है ये देखने को मिलती है, द हिंदू की न्यूज़ है, और इससे आप थोड़ा बहुत ले सकते हो, क्योंकि डिटेल में किसी भी न्यूज़पेपर ने पूरे साल भर में किसी भी न्यूज़पेपर में डिटेल में जो यूके की जुडिशियल सिस्टम है उस पर जो न्यूज़ है अपनी वो नहीं दी थी। यहाँ पर नेक्स्ट आता है वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। स्पीकर काफी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, अगर आपको याद होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर हमारे जो स्पीकर है वो बोल भी रहे हैं कि अपने जलवे है यूपीएससी मेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, डू यू थिंक द प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जो न्यूट्रल रहना होता है, टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। व्हाट कुड बी इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द रिबूस्ट फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया। दो क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बेसिकली एनालिसिस वाले ही है, आपको आपके ओपिनियन ही रखने हैं दोनों भी इसमें, लेकिन एक इसमें आप जो थियोरेटिकल हम किताबों में पढ़ते हैं वो आप उससे आप आंसर लिख सकते हो। जो दूसरा पार्ट है वो आपको न्यूज़ पर आधारित रहना पड़ेगा, जो न्यूज़ है उस पर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो इसके लिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, टॉपिक पहले देख लेते हैं। टॉपिक जो है वो है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स, प्रिविलेजेस, इशू अराइजिंग ऑफ दिस। इस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा टॉपिक वाइज कभी भी याद रखिए,
जब हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो टॉपिक वाइज ही पढ़ना होता है ना, तभी हम प्रॉपर सही हम पढ़ सकते हैं। क्या यूपीएससी ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक द हिंदू में एक एडिटोरियल आया है, कोर्स करेक्शन फॉर द स्पीकर्स ऑफिस, ठीक है। ये वाला जो है, ये अगर आप देखोगे तो आपको पूरा ही आंसर इसका मिल जाएगा, पूरा ही, मतलब यहाँ पर आपको और कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको इसी जो आर्टिकल एडिटोरियल है इसमें मिल जाएगा। तो एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कैसे अप्रोच करना है, रोल ऑफ स्पीकर किस तरीके का है, ठीक है। स्पीकर का रोल क्या है, आपको यहाँ पर नहीं जाना है कि इलेक्शन कैसे होते हैं, फिर कैसे चुने जाते हैं, डेट कौन फिक्स करता है, उसके डिटेल में नहीं जाना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन स्पेसिफिक रहिए, क्योंकि 150 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। दूसरा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल जो है बायस बिहेवियर के, वो कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप कोट कर सको वो आप कोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूट्रलिटी रहना बहुत जरूरी है। ये आप यहाँ पर एक लाइन आप डाल सकते हो, यूके में हमें न्यूट्रलिटी देखने को मिलती है, कैसे रेसिग्नेशन जो है वो देना पड़ता है, पार्टी मतलब छोड़ना पड़ता है, इस तरीके का एक सेंटेंस अगर आपको डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। फिर इम्प्लीकेशंस अगर आप देखो तो पार्लियामेंट्री बिजनेस जो है वो आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती है पार्लियामेंट्री बिजनेस में अगर वो न्यूट्रल नहीं रहते हैं तो। फिर अगर न्यूट्रल हो जाते हैं तो अपने आप बता पाओगे किस तरीके से पार्लियामेंट्री बिजनेस जो है उसके फंक्शनिंग में इंपैक्ट आता है। तो कंक्लूड आपको कैसे करना है, बेसिकली एग्जांपल्स के थ्रू करना है, और इसको आपको हेंस प्रूफ टाइप का प्रूफ करना है, कंक्लूड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो जवाब है उसको अप्रोच करना है। नेक्स्ट आते हैं, इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, sound and adequate healthcare policies are needed, particularly in the field of जो जेनेरिट्रिक एंड मेटरनल हेल्थ केयर यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है, अगर हमें सोशल डेवलपमेंट को प्रॉस्पर करना है, अगर सोशल डेवलपमेंट को हमें एनहांस करना है, तो फिर हमारे यहाँ पर साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसी जो है वो रहना चाहिए। स्पेसिफिकली यहाँ पर मेटरनल हेल्थ केयर जो है उससे रिलेटेड अगर रहती है तो वाह भाई वाह, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पूछा गया। तो टॉपिक किससे रिलेटेड है, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज, GS2 अगर हम देखते हैं तो ये वाला टॉपिक से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यूज़ वाले वीडियो से ज़्यादा आप न्यूज़पेपर वाला वीडियो देखते थे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यही लग रहा होगा, है ना। तो न्यूज़ एनालिसिस वाले वीडियो से ज़्यादा न्यूज़पेपर एनालिसिस वाला वीडियो देखते थे, तो शायद हमें ज़्यादा मार्क्स मिल सकते थे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर खुद मैंने भी कवर किया हुआ है ये वाला टॉपिक, कोविड-19 एंड डिमांड फॉर मेटरनल हेल्थ सर्विस, ठीक है। तो कोविड की वजह से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है, इससे कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको कैसे अप्रोच करना है, ये आप द इंडियन एक्सप्रेस जो है उसका एडिटोरियल है, और ये एडिटोरियल में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी मेटरनल हेल्थ से रिलेटेड, कैसे क्या मतलब डेटा जो चल रहा है उस पर हमने बात की थी। उसी के साथ साथ कैसे कोविड की वजह से हमें उस पर फोकस करना है वो हमने देखा था। हेल्थ केयर सिस्टम हमारी कैसे कोलैप्स हुई है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें कैसे पता चला है, वो मैंने आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आपको अलाइन करना है सोशल डेवलपमेंट को हेल्थ केयर के साथ, कि सोशल डेवलपमेंट कैसे होगी, हेल्थ केयर के साथ होगी, हेल्थ केयर के बिना सोशल डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। यहाँ पर आपको रिपोर्ट के बारे में लिखना है, यहाँ पर कनेक्शन आपको प्रूव करना है कि सोशल डेवलपमेंट और हेल्थ केयर में कैसा कनेक्शन है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। फिर आपको इनएडिक्वेट हेल्थ केयर जो है यहाँ पर रिलेटेड टू HGD 3.5 उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे और कंक्लूड करना पड़ेगा एग्जांपल और पॉजिटिव सजेशन के साथ कि क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, क्योंकि कोविड की वजह से हमें हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी कितनी वीक है उसके बारे में पता चला है ना। तो वो यहाँ पर उसके बारे में आपको क्वेश्चन जो है वो आया था। तो सीधा आपको यहाँ पर देखिए टाइटल ही बता रहा है कि सीधा आपको पूरा आंसर जो यहाँ से मिल रहा है। कितना इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एनालिसिस आप खुद सोचिए। और न्यूज़पेपर एनालिसिस भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो आ गया बस, प्रॉपर न्यूज़पेपर एनालिसिस जो एग्जाम ओरिएंटेड रहे, जो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, जो आपको देखने को मिलने वाला है, जबरदस्त तरीके का न्यूज़पेपर एनालिसिस, आप देख के पागल हो जाओगे। आप देखना किससे, और अगले साल देखना मैं आपको जो मेरे वीडियोस है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था, अगले बार से आपको पूरा वीडियोस के साथ में बताऊंगा कैसे हमने ये टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज ए क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। In this context, suggest the reform in civil services for strengthening democracy। यहाँ पर डेमोक्रेसी को यहाँ पर देखिए क्या है, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, इंस्टीट्यूशनल की जो क्वालिटी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन की, कोई भी डिपार्टमेंट समझ लीजिए, उसकी जो क्वालिटी है क्रूशियल ड्राइवर है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए। अगर हमारी इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी सही रहेगी, अच्छी रहेगी, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। इसके सिलसिले में आपको जो सिविल सर्विस है उसमें रिफॉर्म सजेस्ट करना है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये वाला टॉपिक है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि कहाँ से क्वेश्चन आया था,
तो आप सोच के पागल हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि यहाँ पर स्टील फ्रेम हैज बिकम अ केज। 10 ट्रिलियन इकोनॉमी नीड्स डीप सिविल सर्विस रिफॉर्म। इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। बोला था ना इंडियन एक्सप्रेस पर ध्यान दो, बोला था ना, बोला था ना। यहाँ पर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में बोला गया है भाई साहब। क्या सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म सजेस्ट करोगे? यहाँ पर देखिए सीधा बोला गया है, नीड डीप सिविल सर्विस रिफॉर्म। क्या बोलना चाहते हो और बोलो। आप बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो। मिस करोगे, मिस करोगे जो एनालिसिस होता है, न्यूज़पेपर एनालिसिस। खुद देखो अभी, खुद देखो और खुद देखो कि जो बड़े बड़े ग्लैमरस न्यूज़ पर जाते हो क्या मतलब है उसका? कुछ मतलब नहीं होता है। फोकस करो यार, पढ़ाई पे फोकस करो। जनरल नॉलेज तो कोई भी ले लेता है, पढ़ाई एग्जाम ओरिएंटेड फोकस करो, जो एग्जाम में आता है उस पर फोकस करो। बाद में फिर करते ही रहना है ये सारी चीजें ग्लैमरस वाली, बाद में नाचते रहना। फिर पहले इस पर फोकस कर लो अच्छे से। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी क्रूशियल ड्राइवर है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए कैसे फर्स्ट पार्ट को आपको जस्टिफाई करना है कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी ये बहुत जरूरी होती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए। ये तो बहुत आसान है, आप आसानी से बता सकते हो कि भैया ये अगर अच्छा फंक्शन करता है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होना ही है। करप्शन अगर नहीं होता है तो अपने आप इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होना है। अगर जो पॉलिसीज लाई गई उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता है बिना लीकेज से, बिना किसी डिले से, तो अपने आप इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होना है। यहाँ पर रिसेंट एग्जांपल्स आपको देने हैं जो यहाँ पर सिविल सर्विसेज में हमें देखने को मिले, जैसे कि मिशन कर्मयोगी अगर आप देखोगे, है ना। तो बेसिकली काय के लिए है? जो इंस्टीट्यूशन क्वालिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए है। आपको रिफॉर्म्स यहाँ पर कुछ सजेस्ट करने हैं, है ना, सजेस्ट करने हैं रिफॉर्म्स। फिर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ कंक्लूड करना है ना, कि हमारी सिविल सर्विसेज जो है ये बहुत अच्छी है, वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन अगर हम ये कर लेते हैं तो हम ये अचीव कर सकते हैं। हो गया आपका जवाब, खतरनाक। आप देखो ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस हमने कवर किया था ना, इसका ये जो एडिटोरियल है इसका छोटा सा भाग देखो, इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या सटीक तरीके से इंडियन एक्सप्रेस में आपको सोल्यूशन मिलता है। यहाँ पर 2 कल्चर प्रोजेक्ट्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट, टर्न्स फ्रॉम द टॉप अराउंड करप्शन एंड डिफरेंशिएशन। करप्शन है ना, करप्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म के लिए। यहाँ पर क्वालिटी नहीं आ पा रही है, उसकी वजह से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं बढ़ पा रही है। करप्शन बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ना। यहाँ पर आप देखोगे टू मेनी सिविल सर्विस लीडर ओवरलुक ग्राफ्ट अमंग द सबऑर्डिनेट और डोंट क्वेश्चन द प्रोसेस दैट ब्रीड करप्शन। यहाँ पर कोई देता ही नहीं है, यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं देता है करप्शन को जो ब्रीड कर रहा है। तो ये रिफॉर्म यहाँ पर बहुत जरूरी है। लीडर पनिश गुड परफॉर्मर्स बाय राइटिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एंड दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन गधा एंड घोड़ा। ये आपको गधा घोड़ा यूज नहीं करना है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से हमें अप्रोच करना पड़ता है ना। यहाँ पर टॉप जॉब बाय सीनियोरिटी एंड अलाउइंग ऑटोमेटिक प्रमोशन दैट क्रिएट अ पूल ऑफ प्रमोटेबल बट नॉट पॉसिबल डिफरेंशिएशन नीड टू फियर ऑफ फॉलिंग एंड होप ऑफ राइजिंग। तो ये जो चीजें हैं देखिए कैसे हमें अप्रोच करना पड़ता है यार, सीधा आपको जवाब जो है वो आ जाएंगे। इस तरीके से हमें अप्रोच करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो आपको सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अगेन अगेन देखकर हैरानी होगी, द इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पर क्वेश्चन भी उन्होंने बता दिया है, डिजिटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब आप कुछ और मत सोचो बच्चे पैदा करने वाला रिवॉल्यूशन, यहाँ पर है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब डिजिटल रिवॉल्यूशन। हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस जो है उसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नेंस हमें देखने को मिलता है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको टॉपिक कौन सा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, मॉडल, सक्सेशन, लिमिटेशन, पोटेंशियल, ये वाला हमें जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है उसका टॉपिक देखने को मिलता है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में आपको लिखना है, ई गवर्नेंस के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ देने हैं क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इसने इनिशिएट किया है ई गवर्नेंस एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस इंटीग्रल पार्ट बन गया है गवर्नमेंट का। कंक्लूड करना है एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर देखिए अगेन जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस रहा है, जो मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर किया है, ये देखिए डिजिटल पावर, ये वाला जो एडिटोरियल था, ये वाला एडिटोरियल, ठीक है, उसमें का एक उसी एडिटोरियल में का मेरा ही अपनी लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैंने लिया है, जो मैंने यहाँ पर दिया था। डिजिटल सर्विस बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर हैव इंप्रूव्ड द लाइफ ऑफ सिटीजन। आधार बेस्ड ई केवाईसी, आधार लिंक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ई हॉस्पिटल सर्विसेज, उमंग मोबाइल ऐप, ऑनलाइन स्कॉलरशिप, ई वीजा, सॉइल हेल्थ कार्ड। समझ रहे हो आप ई गवर्नेंस जो है वो कैसे इंटीग्रल पार्ट बन गया है। ये देखिए कितने सारे एग्जांपल्स आपको यहीं से मिल रहे थे, कितने सारे एग्जांपल्स। समझ रहे हो आप कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। उस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी बनानी है और आप निश्चिंत रहिए, मैं बिलीव करता हूँ स्पून फीडिंग में। तो इसलिए अब जो न्यूज़पेपर एनालिसिस आने वाला है हमारा, कमाल रहने वाला है, कमाल रहने वाला है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कमाल रहने वाला है। तो ये आप जो हमारा ये है वो देख सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको WHO का जो रोल है ये यहाँ पर आपको देना है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 की वजह से WHO पर काफी ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं, है ना। एक एडिटोरियल अगर आप देखोगे तो ये भी है पेंडेमिक ऑफ फेलियर्स, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे WHO का जो रोल है उस पर काफी सवाल खड़े हुए हैं। कोविड-19 रिजोल्यूशन एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो कई सारे, मतलब यहाँ पर मैं एक नहीं ये नहीं बोलूंगा आपको कि एक ही, ये मतलब टॉपिक जो आता है वो है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरा एंड स्ट्रक्चर्स एंड मैंडेट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो WHO के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है, ठीक है। कोविड-19 के दौरान WHO का क्या हाल हुआ है वो आपको लिखना है। यहाँ पर वो नहीं करना है कि उसने चाइना का साथ दिया था, उसने यूएसए से रुख मोड़ लिया था, दोनों का ब्रेकअप हो गया था, ऐसी वैसी चीजें नहीं लिखनी है। यहाँ पर स्पेसिफिक रहना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको कुछ कोट करने हैं, पॉजिटिव सजेशंस के साथ आपको यहाँ पर आपका जवाब लिखना है। और ये मैं समझता हूँ कि इजीएस्ट क्वेश्चन पूछा गया है पूरे पेपर में, क्योंकि ये अगर आप देखोगे आपने जब से कोविड आया तब से यही चीजें चल रही थी एडिटोरियल में, न्यूज़पेपर में से यही सारी चीजें चल रही थी न्यूज में। WHO किस तरीके से फेल हो रहा है, WHO का क्या रोल रहा है ना, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में, यही सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसिसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका एंड अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, कमेंट विद एग्जांपल। यहाँ पर बेसिकली क्या है, तो आपको बोला गया है कि जो इंडिया का डायस्पोरा है, मतलब इंडियन ओरिजिन के लोग जो आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, खासकर अमेरिका में और यूरोप में, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर आपको ये नहीं बताना है कि जो डायस्पोरा, देखिए कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट क्या सोचेंगे, इंडियन डायस्पोरा का हमारे इकोनॉमी में क्या रोल रहता है, हमारे पॉलिटिक्स में क्या रोल रहता है, वो लिखते बैठेंगे। इंडिया के ना, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के, हाउडी मोदी पता है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, यूएन की रिपोर्ट भी हमें देखने को मिली थी। उसकी वजह से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि डायस्पोरा पर एक क्वेश्चन जो है वो आएगा। टॉपिक अगर आप देखोगे, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। तो देखिए पूरा सिलेबस में से आता है, सारा सिलेबस में से आता है, कोई बाहर से नहीं आता है क्वेश्चन, कुछ भी पूछ लेंगे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडियन डायस्पोरा के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर अमेरिका और यूरोप में किस तरीके से जो इंडियन डायस्पोरा है वो अपना रोल प्ले कर रहा है पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगर आप देखोगे अमेरिका के इलेक्शन में इंडियन डायस्पोरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हाउडी मोदी के वक्त हमने डिस्कस किया था कि इतने मिलियंस ऑफ लोग इंडियन ओरिजिन के वहां पर रह रहे हैं, तो वो अगर वोट करते हैं, क्योंकि जो ट्रम्प है उसके पिछले इलेक्शन जीतने में इंडियन डायस्पोरा का रोल बहुत शानदार रहा है ना। तो इस तरीके से अगर हम लिखते हैं, इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि वहां पर वो जॉब कर रहे हैं तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो कुछ एग्जांपल्स आपको देने हैं, पॉजिटिव सजेशंस के साथ आपको सजेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर द हिंदू का भी एक एडिटोरियल है, एम्बिट एंड द लिमिट्स ऑफ डायस्पोरा डिप्लोमेसी। तो हम जो न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे उसमें इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू ये तो रहेंगे ही, इसके एडिटोरियल हम कवर करेंगे ही, प्लस यहाँ पर अगर कुछ और भी आते हैं, ठीक है, लाइव मिंट हो गया, अलग अलग जो न्यूज़पेपर है उसमें भी अगर कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो भी हम देखेंगे। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो द इंडियन एक्सप्रेस में जो आता है वो द हिंदू में भी आता है, द हिंदू में जो एडिटोरियल आता है वो द इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है, ठीक है। तो आपको वैसे दो न्यूज़पेपर फॉलो करने की जरूरत नहीं, पर हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है जो बहुत ही शानदार है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इल्यूसिडेट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड फार्म्स एक्ट। यहाँ पर क्या बोला गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यहाँ पर सेंटर जो है अपने हाथ में पूरी पावर ले रहा है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, टू मेंटेन यूनिटी एंड सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, है ना, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब बेसिकली सेंट्रलाइज टेंडेंसी हमें देखने को मिल रही है ये, जिससे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो है ये यहाँ पर मेंटेन रहे। तो इसके बारे में अब आपको यहाँ पर पूछा गया है, और इसी सिलसिले में आपको 3 एक्ट्स के बारे में बोला गया है। टॉपिक आता है इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीनों एक्ट्स के कंटिन्यूस कोविड की वजह से न्यूज में थे। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्सप्लेन्ड, ठीक है, एक्सप्लेन, यहाँ पर डेट देख लीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए आप डेट देखिए, अगर आपको वीडियोस देखने हैं मेरे, डेट देखिए, डेट के बाद आप वो सर्च कीजिए न्यूज़पेपर एनालिसिस, आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन, गवर्नमेंट इन्वोक्स एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 टू फाइट कोरोना वायरस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस है ये, द इंडियन एक्सप्रेस, उसका एडिटोरियल है एक्सप्लेन सेक्शन का, उसमें पूरा जो हमें एपिडेमिक डिसीज एक्ट है वो एक्सप्लेन किया गया है। प्लस अगेन एक्सप्लेन सेक्शन है द इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें यहाँ पर डिक्लेयरिंग कोविड-19 नोटिफाइड डिजास्टर, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
2005 इसके बारे में डिस्कस जो है वो किया गया है। प्लस यहाँ पर फार्म्स एक्ट जो है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो में समझाया हुआ है, डिटेल्ड वीडियो समझाया हुआ है। तीनों फार्म एक्ट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है। तो मतलब तीनों ही चीजें हमने यहाँ पर डिटेल में कवर की हुई थी। समझ रहे हो क्या आप इसका इंपॉर्टेंस? जिसको समझ में सीरियस एस्पिरेंट भी इसका इंपॉर्टेंस समझ सकता है कि हम जो यहाँ पर कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और उसी वही जो सीरियस एस्पिरेंट रहेगा वही अपनी स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर चेंज करेगा, वही अपनी स्ट्रेटेजी जो है वहां पर अलाइंड करेगा अपने साथ। ठीक है, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथिकल, मतलब विरोधात्मक, ठीक है, टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अगेन सेपरेशन ऑफ पावर आ रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? वही है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पर एक जो हमने सेपरेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में देखा हुआ है हमारे सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चैप्टर उसमें देखा हुआ है। हमारे जुडिशियल एक्टिविज्म जो चैप्टर है, सॉरी जुडिशियल एक्टिविज्म जो चैप्टर है एमएम एकेडमी लेक्चर्स का, उसमें हमने इसके सेपरेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बोला क्या गया है? जुडिशियल लेजिस्लेशन। जुडिशियल लेजिस्लेशन नथिंग बट जुडिशियल एक्टिविज्म आप समझ सकते हो, जुडिशियल एक्टिविज्म आप समझ सकते हो, जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी आप उसको गृहित धर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट में जाता है और जस्टिफाई करना है आपको फिलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस, प्रेइंग इशूइंग गाइडलाइन फॉर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। तो यहाँ पर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। आपको सबसे पहले डिफाइन करना है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या है ये आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में आपको बताना पड़ेगा, फिर पीआईएल जो आपको रिसेंट टाइम्स में देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, और आपके ओपिनियन के साथ आपको कंक्लूड करना है। इस तरीके से आपको आंसर को अप्रोच करना है। द हिंदू में हमें एक एडिटोरियल देखने को मिलता है, प्रॉब्लम विद द जुडिशियल लेजिस्लेशन। सीधा सीधा जो क्वेश्चन आया है, क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर चल रहे हैं, सीधा यहाँ पर जो जवाब है वो दिया गया है इसमें। ठीक है, तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ दी जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर, लेकिन जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उसके साथ अलाइन करके स्टैटिक पोर्शन पर क्वेश्चन आए हैं। समझ रहे हो आप? तो मतलब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो एडिटोरियल्स है कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड हमें कम, और जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं सिर्फ न्यूज़ पढ़ के नहीं होगा, यहाँ पर हमें उसको कनेक्ट करना पड़ेगा स्टैटिक पोर्शन के साथ, तब जाकर आपका प्रॉपर जो एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस है वो बनेगा न्यूज़पेपर का। समझ रहे हो आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आता है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेंथ सस्टेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम देयर फॉर्मेटिव फेज ऑफ फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंड्स टू द कंटेम्प्रेरी स्टेज ऑफ फंक्शनैलिटी। यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं लोकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी रिसेंट टाइम्स में, वो आपको बताने हैं। टॉपिक आता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड जो फाइनेंस है। ठीक है, तो समझ रहे हो यहाँ पर किस तरीके से आपको अप्रोच रखना है, मतलब यहाँ पर चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं फंक्शंस में वो यहाँ पर आपको बताने पड़ेंगे। जो कोऑर्डिनेशन ब्यूरोक्रेट्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में लैक हो रहा है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जो यहाँ पर टैक्स मतलब जो लागू करते हैं उसमें जो शॉर्टफॉल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। सजेशन के साथ आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पर इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस के क्या रीजंस है वो हमने ऑलरेडी हमारे एमएम एकेडमी के लेक्चर्स में डिस्कस जो है वो किया हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रहे हैं, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एमएम एकेडमी ऐप आप डाउनलोड करो, उसमें आपको जो भी है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जितने भी कोर्सेज है एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको काफ़ी हेल्प दिलाएंगे। सीधा देखो ना, अब यहाँ पर उसी पर क्वेश्चन आया हुआ है, इनइफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम यूजलेस स्टेपनी टायर टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन कौन से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एरियाज रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। टॉपिक है पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर का। यहाँ पर आपको बेसिकली देखिए न्यूज़ में चल रहा था क्योंकि यहाँ पर वेंकैया नायडू जो उन्होंने यहाँ देखिए क्या होता है, राष्ट्रपति और हमारे उपराष्ट्रपति पूरे साल भर में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन ये जो भी टॉपिक पर बोलते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ध्यान में रखना चाहिए। उस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, भले वो प्रीलिम्स हो भले वो मेंस हो। तो यहाँ पर हमारे वेंकैया नायडू साहब ने कहा था और क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको राज्यसभा रोल के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे कि राज्यसभा का क्या क्या रोल रहा है। इसमें आप सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, कब कब राज्यसभा लोकसभा के इक्विवेलेंट होता है, कब कब राज्यसभा लोकसभा से सुपेरियर होता है। यहाँ पर आपको बेसिकली यूजलेस स्टेपनी टायर के इससे बोला गया है, मतलब कहाँ कहाँ पर शॉर्टफॉल होता है राज्यसभा का, कहाँ कहाँ पर चर्चाएं हुए बिना, क्योंकि दोनों तरफ अगर रूलिंग गवर्नमेंट की मेजोरिटी है तो बिना ही डिस्कशन के सीधा पास हो रहे हैं बिल। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मनी बिल है उसमें भी कोई लोचे नहीं हो रहे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ये नहीं हो रहा है।
डिस्कशन नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर बिल्स, प्रपोजल्स, ये सारे आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे और प्रूफ के साथ आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि देखो भाई साहब ये सारी चीजें हैं, इससे हमें पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो डिस्कशन है प्रॉपर तरीके से हो रहा है, यहाँ पर जो रुकावट है वो भी लाई जा रही है। यहाँ पर अगर कोई बिल अनऑथोराइज पास करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसे रोका जा रहा है राज्यसभा में। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द कमीशन। डू यू थिंक imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? रीजन देना है, मतलब अगेन यहाँ पर आपको जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए न्यूज में चल रहा था, एक्टिविस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट गए सीकिंग रिमूवल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन। न्यूज में चल रहा था, उस पर क्वेश्चन आ गया। 2017 में सेम क्वेश्चन जो है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इसलिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शंस, इस पर ये टॉपिक पर बेस्ड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरल नॉलेज जो है फर्स्ट पार्ट, मतलब विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कमीशन। कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के लिए कौन कौन से स्टेप जरूरी है, वही स्टेप जो बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूलाइज करने के लिए किए गए, है ना। वही स्टेप नेशनल कमीशन फॉर SC ST को कॉन्स्टिट्यूलाइज करने के लिए किए गए, वही स्टेप्स यहाँ पर लगेंगे टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज द कमीशन, है ना। वही है, जनरल नॉलेज वाला है। अब सेकेंड पार्ट जो उसके लिए आपको एनालिसिस लगेगा कि यहाँ पर अब ये देखो, ये अगर आपने देखा होगा, ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो यही आप यहीं पर पेल सकते हो, यहीं पर मोस्ट ऑफ दी चीजें जो है पेल सकते हो कि ग्रेटर जेंडर जस्टिस एम्पावरमेंट इंडिया में होगी क्या अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें आ जाती है तो, है ना। बट ऑब्वियस है कि उसके टीथ जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसको पेनाल्टी देने की पावर, ये सारी पावर, फंड्स की पावर, ये सारी पावर जो है वो आ सकती है। तो ये सारी जो बोल बच्चन चीजें है वो आप उसमें डाल सकते हो, है ना। पावर्स क्या क्या उसको मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होने के बाद, फिर प्रूफ के साथ आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अप्रोच जो है वो करना है। तो न्यूज में चल रहा था सीधे तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कि इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी आर मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन। तो यहाँ पर इन कॉन्टेक्ट एनालाइज लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये रिपोर्ट, ये अगर आपने पढ़ी है तो फिर तो क्या ही कहने। इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये टॉपिक पर बेस्ड है। यहाँ पर आप देखोगे एक्सप्लेन इसमें वेज टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया, व्हाई द नंबर्स मैटर। और द हिंदू में भी न्यूज एडिटोरियल आया था, एडिटोरियल की बात कर रहा हूँ, न्यूज की नहीं, ठीक है। न्यूज तो आती जाती रहती है, एडिटोरियल की बात कर रहा हूँ। इंडिया लिफ्टेड 271 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन 10 years, ठीक है। तो ये यहाँ पर UN के द्वारा हमें देखने को मिलता है 271, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में आ गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें यहाँ पर ये भी बोला गया है कि पॉवर्टी जो है ये अलोन, ये पॉवर्टी मतलब इनकम जो है वो अलोन यहाँ पर पॉवर्टी देखने के लिए क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे क्राइटेरियाज हमें देखने को मिलते हैं। हेल्थ जो आपकी है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है पॉवर्टी के लिए। तो पॉवर्टी इन इंडिया ये आपको देखना पड़ेगा। रिपोर्ट जो है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थोड़ी डिटेल, ऐसा नहीं है आपको पूरी डिटेल दे रहे हो। तो ये अगर आप देखोगे ना, ये वाला हमने डिस्कस किया हुआ है, हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया हुआ है। तो ये वाला अगर आप देखोगे ना तो सीधा आपको पूरा आ जाएगा। इनकम इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया, ठीक है। और कंक्लूड आपको सजेशन के साथ करना है कि क्या क्या यहाँ पर किया जाना चाहिए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। तो देख रहे हो आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन इज एम्ड, यहाँ पर एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी। मतलब माइक्रो फाइनेंस जो है ये एंटी पॉवर्टी वैक्सीन है। वैक्सीन मतलब क्या, जो ठीक कर दे। एंटी पॉवर्टी मतलब गरीबी से निकालने के लिए माइक्रो फाइनेंस ये एक वैक्सीन है एंटी पॉवर्टी, ठीक है। ये एम करता है यहाँ पर क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी रूरल पुअर इंडिया के लिए, ठीक है। यहाँ पर रोल जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसके साथ आपको यहाँ पर बताना है कि ट्विन ऑब्जेक्टिव जो है एम्पावरिंग वुमेन रूरल इंडिया में और यहाँ पर जो हम एंटी पॉवर्टी कर रहे हैं इसमें कैसे हेल्प हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, रूरल मिनिस्ट्री टू फोकस ऑन 3 to 5 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप टू स्केल अप द एंटरप्राइज। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है यहाँ पर फॉर्मलाइज किए जाएंगे जिससे कि यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बढ़ाई जाए, जो वुमेन है उनको यहाँ पर एम्पावर किया जाए। तो इस तरीके से एडिटोरियल अगर आप देखते हो तो आपको सीधा इसका जवाब जो है वो आ जाता है। टॉपिक जो है रिलेटेड है पॉवर्टी एंड हंगर से अगेन, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको देखिए अप्रोच इसी तरीके से करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपको जो एम्पावरमेंट है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ये अगर आप लिख लेते हो तो जबरदस्ती इम्पैक्ट जो है वो पड़ जाता है ना। तो फैक्ट भी हमें याद रखना पड़ता है, एनालिटिकल क्वेश्चन रहा तो भी। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द कंफर्मिटी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4
2030 इंटेंट्स रीस्ट्रक्चर एंड रीओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो बेसिकली आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए और प्लस यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के बारे में इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। ये टॉपिक है इश्यूज रिलेटिंग डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स। आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ये वाला जो वीडियो है अपने ही यूट्यूब चैनल पर है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिटेल में कवर किया हुआ है। यहाँ पर आप उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो। डिटेल में मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कवर किया है, उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, सारे फैक्टर्स इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखा होगा, ये वाला सवाल जो है इसका जवाब आपको इजीली, मतलब मैं बोल रहा हूँ इजीली आपको उसका जवाब आ गया। मिस मत करा करो एक भी लेक्चर, एक भी वीडियो आप मिस मत करा करो। जो भी वीडियो मैं यहाँ पर लाता हूँ आप मतलब समझ नहीं रहे हो, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो मैं लाता हूँ, ठीक है। तो क्या कैसे अप्रोच करना है यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये वीडियो आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को। इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। समझ रहे हो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कॉर्ड के बारे में आ गया, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, इसके बारे में आ गया। ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम मिलिट्री अलायंस, पहले मिलिट्री अलायंस, अब ट्रेड ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है, डिस्कस करना है। तो ये आता है बायलैटरल रिलेशन के बारे में, है ना टॉपिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सप्लेन्ड आइडियाज, मतलब एडिटोरियली हमें देखने को मिलता है कॉर्ड के बारे में, डिस्कस भी किया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। कॉर्ड अगर आप देखोगे उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना पड़ेगा, फॉर्मेशन क्यों हुआ था, किस बेसिस पर हुआ था वो आपको लिखना पड़ेगा, कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुआ है ट्रेड ब्लॉक की तरफ वो आपको लिखना पड़ेगा, फिर कंक्लूड करना पड़ेगा एग्जाम्पल्स के साथ। मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको कोई आपके ओपिनियन जबरदस्ती के नहीं थोपने हैं, यहाँ पर आपको ऊपरी ऊपरी रखना है कि देखो भैया हेंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, आपका सवाल इज इक्वल टू माय जवाब, हेंस प्रूव्ड, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो ये आप अप्रोच जो है वो रखिए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील और इंडो रशियन डिफेंस डील। यहाँ पर आपको डिस्कस करना है विद रेफरेंस टू स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडो यूएस डिफेंस डील के बारे में पता रहना चाहिए, इंडो रशियन डिफेंस डील के बारे में पता रहना चाहिए, प्लस जो इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी है उसके रेफरेंस में आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंस जो है बताना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, इंडो यूएस डिफेंस डील, है ना। देखा था कि नहीं आपने, देखा था कि नहीं, वीडियो नहीं देखा था ना, नहीं देखा था, व्यूज ही बता रहे हैं नहीं देखा था आपने। क्यों नहीं देखा था, क्यों नहीं देखा था, कितना इंपॉर्टेंट वीडियो था, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो था, समझ रहे हो। ये जो 14 मिनट का वीडियो है ना, 14 मिनट का वीडियो, ये आपको कितने मार्क्स दिला रहा था आप खुद देखिए। तो इसलिए आप हल्के में मत लीजिए, एग्जाम को हल्के में मत लीजिए, वीडियोस को हल्के में मत लीजिए, वीडियोस को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, समझ रहे हो ना। मतलब मैं ठीक है 600 लोग देख रहे हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ये 600 के 600 लोग जो उनको बेनिफिट हो, ये मेरा मोटो है। तो इसलिए हर वीडियो को शेयर जरूर कीजिए आप, बहुत मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ इसलिए आपको रिजल्ट भी दिख रहे हैं, आप शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पूरे 20 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। अब स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, देखिए जो हमने ट्रेंड देखा है और जो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो देखे हैं, उससे हमें यही पता चलता है कि हमें कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। पहली स्ट्रेटेजी तो ये है कि हमें स्टैटिक को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, स्टैटिक को बहुत ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, है ना, बहुत स्ट्रांग। क्योंकि जब तक आपका स्टैटिक नहीं होगा आप करंट नहीं समझ पाओगे, मतलब ही नहीं रहेगा करंट पढ़ने में। तो स्टैटिक को सबसे पहले बहुत स्ट्रांग बनाओ। उसके लिए एमएम एकेडमी के जो लेक्चर्स है वो आप देख सकते हो या आप किताब पढ़ सकते हो, जो भी आपको करना है। क्योंकि एमएम एकेडमी ऐप के जो लेक्चर्स है उसमें एनसीईआरटी प्लस जो स्पेशल बुक्स है, अलग अलग बुक्स से मैं वीडियोस जो है लेकर आता हूँ, तो आपको बेनिफिशियल रहते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लेना है तो आप किताब जो है वो भी पढ़ सकते हो, जो और जगह से आपको पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हो। स्टैटिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर आप नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरा अगर हम देखते हैं तो न्यूज़पेपर एनालिसिस, न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एडिटोरियल डिस्कशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये आप अगर अपने चैनल का यहाँ पर देखते हो तो आपको 101% मैं गारंटी देता हूँ बेनिफिट होगा। अगर आपको नहीं देखना है, कोई और जगह का देखना है, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन देखिए जरूर, मिस मत कीजिए। और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जब आप सुबह न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लेते हो या शाम को न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हो, उसके बाद एक बार पीडीएफ के थ्रू आप रिवीजन जरूर कीजिए। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलती है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल मयूर मोगरे आप सर्च करके फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, 10 मिनट भी आपकी रिवीजन हो जाएगी तो आपके दिमाग में बैठेगा, है ना। और हर संडे को आप रिवाइज किया कीजिए ये चीज़। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चीज़ जो देखने को मिलती है कि कैसे आपको करंट इश्यूज को स्टैटिक के साथ जोड़ना है, उसके लिए रिपोर्ट्स, है ना, ये आपको याद रखना जरूरी है। जो रिपोर्ट्स आती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है, ये याद रखना बहुत जरूरी है।
जो एक्ट्स आते हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसके फीचर्स याद रखना जरूरी है, सैलिएंट फीचर्स याद रखना जरूरी है। तो ये सारे जो पर्सपेक्टिव है इसके साथ मिलकर हम यहाँ पर अपने चैनल पर जो भी वीडियोस आएंगे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, आपको एग्जाम में बहुत फायदा देंगे। तो इस तरीके की आप स्ट्रेटेजी रखो, ठीक है। मतलब सबसे पहले स्टैटिक को बहुत स्ट्रांग रखो, जो करंट इश्यूज है उसमें जो एडिटोरियल न्यूज़पेपर एनालिसिस, आप न्यूज़ छोड़ दो, जो करंट इश्यूज आ रहे हैं, जो करंट वीडियोस आ रहे हैं वो छोड़ दो, मत देखो, मतलब नहीं है। आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो एक्ट्स आते हैं, मतलब जो करंट रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, कंटेम्प्रेरी जो न्यूज़ में चल रहे हैं, वो यहाँ पर स्टैटिक को कनेक्ट करके पढ़ो। आप सिर्फ वो पढ़ के मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लीजिए डिटेन, अभी डिटेंशन बहुत चल रहा है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर में किसी को डिटेन किया गया, कोई पॉलिटिकल लीडर को, तो उसमें हिबियस कॉर्पस आ गया, तो यहाँ पर आपको बेसिकली पढ़ना है आर्टिकल 32। ये पढ़िए, ये मत देखिए किसको डिटेन किया गया है, क्या मिनिस्टर का नाम है, उसका नाम एग्जाम में नहीं आएगा, आर्टिकल 32 के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़िए, और इसीलिए यहाँ पर वीडियो जरूरी होते हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर वीडियोस के जरिए कनेक्ट करके बताया जाता है कि देखो हमें इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ना है। तो ये आप स्ट्रेटेजी रखोगे तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। और फाइनली मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, क्योंकि सोर्सेज ढूंढने पड़े हैं सारे के सारे। तो लेकिन पूरा सोर्स मैंने आपको बताया यहाँ पर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और वीडियो पसंद आता है तो शेयर आप ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।